नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज में पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 3 एंड उसके साथ पढ़ी थी सेक्शन 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 3 तो सेक्शन 5 हुआ करती थी और जो सेक्शन 141 बीएसए है वो 136 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करती थी, जिसमें हमने बताया कोर्ट विद 50 डोर्स और कोर्ट विद 47 डोर्स और किस तरीके से उस कोर्ट रूम की जज साहब रक्षा करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं कि कोई गलत व्यक्ति, कोई गलत फैक्ट कोर्ट के अंदर ना आ जाए। तो सेक्शन 3 ऑफ बीएसए को पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ वर्ड्स का यूज किया था और बताया था आपको कि इन वर्ड्स का मीनिंग हम जब तक नहीं जान लेंगे तब तक समझिएगा कि आपको सेक्शन 3 क्लियर नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो आप वो मोटा रजिस्टर जो इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए रखेंगे वो आप लेके बैठे होंगे, पेन लेके बैठे होंगे और जो मटेरियल फैक्ट्स मैं बताऊंगा उनको आप नोट करेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए मेरी वीडियो ना देखनी पड़े। हालांकि आप मेरी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, बट आपके फायदे के लिए मैंने बोला कि आप रजिस्टर और पेन लेके रखिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं कमिटेड हूं कि आपको कम टाइम वेस्ट करा के ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अच्छी लगी होगी और अलग इंफॉर्मेशन, एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से सीखने को मिला होगा और याद भी हो गया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए और हफ्ते में 3 वीडियोस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हाइप कर सकते हैं, वो भी कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने पॉइंट दे सकते हैं दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको टाइमली मिल जाए। जब सेक्शन 3 हम लोगों ने पढ़ी तो उसमें वर्ड्स यूज हुए थे एविडेंस, फैक्ट्स इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। हिंदी की बात करें तो साक्ष्य, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य और अस्तित्व और अनअस्तित्व। इनमें से इस फैक्ट इन इशू की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है दोस्तों, और ऐसा वीडियो है कि अगर वो आपने देख लिया एक बारी तो जिंदगी में फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्य के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आंसर कोई लिखना होगा तो जितने मर्जी पेज का आप आंसर लिख लेना, इतने अच्छे से मैंने वीडियो को बनाया है। तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को और पेशेंस के साथ देखिएगा। और जो मैंने बातें वहां पर डायग्राम मैंने बनाया है उसको आप जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। तो इस फैक्ट इन इशू को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। दूसरा आता है रेलेवेंट फैक्ट्स। देखिए, आप चाहे फैक्ट इन इशू की बात करें चाहे रेलेवेंट फैक्ट की बात करें, तो पहले आपको जानना चाहिए कि ये फैक्ट क्या है। कोई भी फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट जब होगा जब वो फैक्ट होगा, कोई भी फैक्ट इन इशू जब फैक्ट इन इशू होगा जब वो पहले फैक्ट होगा। तो इन सब को जानने के लिए पहले हमें फैक्ट को जानने की आवश्यकता होगी और आज की वीडियो में फैक्ट जानेंगे, फैक्ट के क्या क्या काइंड्स होते हैं और फैक्ट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा तो उसको आप किस तरीके से लिखकर आएंगे। तो देखिए, आज बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और यही सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 3 एंड 4 हुआ करती थी, जो सब सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं वर्ड्स की, एक्सप्रेशंस की, कि ये वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जब आगे यूज होंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो उनका मीनिंग क्या निकाला जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो सेक्शन 2 है उसको 2 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। एंड सब सेक्शन 1 में डेफिनेशंस बताई गई अलग अलग क्लॉज में, एंड सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि अगर कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यूज हुआ लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है तो उसकी डेफिनेशन आप कहां से लेंगे। तो उसकी डेफिनेशन नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वहां पर अगर कोई डेफिनेशन दी गई है, वर्ड यहां यूज हुआ, डेफिनेशन वहां दी गई है, यहां डेफिनेशन नहीं दी गई, तो वो वाली डेफिनेशन हम निकाल देंगे।
अगर कोई वर्ड यहाँ यूज हुआ और उसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, तो भी मीनिंग वहां से लिया जा सकता है। ये बात बताती है सेक्शन 2 और उसकी सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 तो एंड हो गई। अब बात करते हैं सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के ओपनिंग सेंटेंसेस आप जरूर देखिए। ओपनिंग सेंटेंस कहता है इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि जो डेफिनेशन यहाँ पर फैक्ट की दी गई है, क्या इससे अलग भी मीनिंग निकाला जा सकता है, तो जनरली तो जवाब यही आएगा कि नहीं, इससे अलग मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, फैक्ट का यही मीनिंग निकाला जाएगा। लेकिन मान लो फिर भी प्रेस करें आपसे इंटरव्यू में पूछने वाले कि नहीं नहीं, आप कोई भी ऐसा तरीका बताइए जिससे कि इस फैक्ट्स के मीनिंग को चेंज करके भी पढ़ा जा सके, तब आपको सब सेक्शन 1 में लिखे इन वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या बताना होगा, आप कहिएगा कि सब सेक्शन 2 उसकी सब सेक्शन 1 में जो वर्ड्स यूज हुए हैं ओपनिंग सेंटेंसेस, वो है कि ये मीनिंग तब तक है जब तक कि कोई कंटेक्स्ट से, संदर्भ से कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलता हो, तब तक ही ये मीनिंग निकालेंगे। अगर कॉन्टेक्स्ट से कोई दूसरा मीनिंग निकलता होगा तो इस फैक्ट का कोई दूसरा मीनिंग भी निकाला जा सकता है, बिकॉज वर्ड यूज हुए हैं अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसका मतलब तथ्य का जो अर्थ होगा या उसमें जो शामिल की गई हैं बातें, वो जब तक हैं, यहां पर बताई गई बातें तब तक हैं जब तक कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से कुछ और मीनिंग नहीं निकलता है। तो ओपनिंग सेंटेंस का तो मतलब ये निकला। अब बात आती है कि इस फैक्ट की, तथ्य की डेफिनेशन कहां दी गई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में, एफ से फैक्ट्स, तो क्लॉज एफ में फैक्ट की डेफिनेशन। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखिए डी फॉर डॉक्यूमेंट, ई फॉर एविडेंस, एफ फॉर फैक्ट्स। तो सेक्शन 2 उसकी सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, ई में एविडेंस की डेफिनेशन और एफ में फैक्ट की डेफिनेशन। इस तरीके से आपको 3 डेफिनेशन तो यहीं पे क्लॉजेस तो एटलीस्ट याद हो गई कि इनका मीनिंग यहां पर ये दिया गया है। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग है क्या। तो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, जब जब मीन्स एंड इंक्लूड्स वर्ड्स लिखे हों तो मान लीजिए कि जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है, यहां पर कुछ भी बचा नहीं है। लेजिस्लेचर ने जो कुछ मीनिंग बताना था वो सब बता दिया है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्लॉज एफ के अंदर भी 2 सब क्लॉज दी गई हैं, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। देखिए सब क्लॉज 1 क्या कहती है, किस बात को फैक्ट्स बताया उन्होंने कहा एनीथिंग, कॉमा, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब है तथ्य से अभिप्रेत है, मीन्स का मतलब तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती हैं ऐसी कोई भी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। यहां पर 3 बातें लिखी हैं, तीनों को थोड़ा सा ब्रेक करके मैं बताऊंगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन धीरे 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 दूर होता चला जाए। ऐसी वस्तु जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ऐसी कोई वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। यहां 3 बातें आपने पढ़ी। एक थिंग हो गई वस्तु, उस थिंग की स्टेट हो गई अवस्था, और इन थिंग्स का रिलेशन हो गया। लेकिन केवल हो जाना मात्र फैक्ट्स को कंप्लीट नहीं करेगा, इनका हो जाना, इन वस्तुओं का होना, अवस्था का, संबंध का होना किसी भी इंद्री सेंस के द्वारा परसीव किया जाना चाहिए, सेंस के द्वारा बोधगम्य होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ मैं आगे आपको समझाऊंगा और इतने इजी एग्जाम्पल होंगे कि आप फ्यूचर में उनको याद भी रख पाएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या क्या बातें यूज हुई हैं। थिंग्स वर्ड यूज हुआ है मोस्टली, वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध,
ये 3 बातें यूज हुई। तो वस्तु में क्या क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। वस्तु में कुछ भी ऐसी वस्तु, कुछ भी ऐसी बात जो जिसको इंद्रियां महसूस कर सकती हो। जैसे कि हमारी इंद्रियां कितनी है टोटल? 5 इंद्रियां हैं। नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ। तो इन 5 इंद्रियों से कुछ भी किया किसी व्यक्ति ने, तो वो जो महसूस किया है इंद्रियों से, वो एक तथ्य की कैटेगरी में आएगा, फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। मान लो कि किसी व्यक्ति के मुंह से कुछ द्रव लग गया और वो उसको कड़वा लगा, तो ये जो द्रव कड़वा लगा है उसकी जीभ ने टेस्ट करके बताया, तो ये एक फैक्ट कि वो द्रव जो इस व्यक्ति ने अपनी जीभ से टच किया वो कड़वा था, ये एक तथ्य हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक तथ्य हो जाएगा कि हाँ मैंने देखा है कि कैमरा लगा। इसी तरीके से आप देखिए, साउंड आवाज हो गई, टच स्किन टच करती है, विजन दृष्टि से किसी ने देखा, टेस्ट स्मेल, ये सब क्या कहलाएंगे? तथ्य कहलाएंगे। इलस्ट्रेशन दिया है यहां पर। इलस्ट्रेशन के अलावा भी मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देख के समझाऊंगा, बट पहले इलस्ट्रेशन भी समझ लेते हैं क्योंकि कभी कभी इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है इसी सबसेक्शन में, एफ में, सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में, दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ भी सुना या उसने कुछ देखा तो ये एक तथ्य की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो ये एक काफी ऊंची दीवार है, इस दीवार के पीछे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और इस दीवार के इस साइड में एक क्राउडेड मार्केट है। ध्यान देना थोड़ा सा, क्राउडेड मार्केट है और इस क्राउडेड मार्केट में कुछ टेररिस्ट ने बम विस्फोट कर दिया, बम विस्फोट कर दिया। अब बम विस्फोट होगा तो ना तो इधर वाले जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये बच्चे, ना तो इन्होंने बम को रखे हुए देखा क्योंकि बहुत ऊंची दीवार है यहां पे, ना ही इन बच्चों ने कुछ जो एक्सप्लोसिव है उसकी स्मेल वहां तक पहुंची क्योंकि ये दूर है, ना ही इन्होंने टच करके देखा। लेकिन जब बम विस्फोट हुआ तो यहां बहुत ज्यादा ऊंची आवाज हुई, बम विस्फोट होने में जैसे कि एक आवाज होती है। ये बम विस्फोट कहीं किसी क्राउडेड मार्केट में हुआ, ये एक फैक्टिंग इशू है, विवादक तथ्य। और इस विस्फोट की आवाज जब हुई तो यहां क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने उस आवाज को सुना। बच्चों ने और कुछ नहीं देखा कि वहां क्या हुआ है दीवार के पीछे, लेकिन इन्होंने सुना कि बहुत तेज आवाज हुई थी। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन बच्चों को एग्जामिन किया तो हर बच्चे ने ये बोला कि हाँ जी, इतने बजे इस दीवार के पीछे से बहुत तेज आवाज आई थी और ऐसा लगा था कि जैसे कोई बम विस्फोट हो गया, बहुत तेज आवाज आई थी। तो ये क्या हो गया? एक तथ्य हो गया। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने अपने कानों से सुना था कि बहुत तेज आवाज आई थी। अब वो बहुत तेज आवाज किसकी हो सकती है, वो सेकेंडरी फैक्ट्स हैं, कहां से पता चलेंगे वो धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, बट ये एक एग्जांपल था कि फैक्ट को कैसे समझा जा सकता है। तो अगली बात करते हैं अब हम, दूसरी बात लिखिए, स्टेट ऑफ थिंग्स परसीव्ड बाय सेंसेस। स्टेट का मतलब क्या है? अवस्था का मतलब क्या है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि 3 टाइप की स्टेट होती है किसी भी मैटर की। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। और चौथा और देख लीजिए आप, पेस्ट मान लीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन मान लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं कि एक मान लो केस है कि किसी रूम के अंदर पानी भर गया था बारिश का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट आ गया था, जिसके कारण, इस करंट के कारण एक व्यक्ति की डेथ हो गई। एक दूसरा व्यक्ति
इस बिल्डिंग के अंदर घुसा, जो इस रूम तक नहीं पहुंचा, उसने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अंदर मरा हुआ है करंट के कारण, इलेक्ट्रिक बिजली के कारण। बट जब वो गेट पे था बिल्डिंग के, तो वहां तक पानी पहुंचा हुआ था और गीला हो रखा था फ्लोर, और जैसे ही उसने उस फ्लोर पर पैर रखा तो उसको करंट लगा, झटका लगा करंट का। क्वेश्चन में क्या है कि यहां रूम में जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो इलेक्ट्रिक बिजली से हुई है, करंट से हुई है। बट एक व्यक्ति जो बाहर गेट पर आया, जिसने देखा ही नहीं रूम में क्या हुआ, बट उसको महसूस हुआ था कि इस बिल्डिंग के अंदर पानी था, और उस पानी में जब मैंने पैर दिया गेट पे तो मुझे भी बहुत तेज झटका लगा था करंट का। तो ये क्या देखा उसने, क्या महसूस किया उसने? कुछ तो था जो पानी जैसा था। तो ये उस वस्तु की अवस्था बता रहा है वो व्यक्ति। उसने अवस्था को महसूस किया अपनी सेंसेस से कि वो पानी था, द्रव था, तो वो भी एक फैक्ट कहलाएगा और ये बात प्रूव करने में काम आएगा कि हाँ, वो जो डेथ हुई है कहीं ना कहीं पानी भरा और उसमें बिजली आई, उसके कारण इस व्यक्ति की डेथ हुई थी। तो वो व्यक्ति एक विटनेस हो सकता है जिसको झटका लगा। इसी तरीके से लिक्विड हो गया, गैस हो गया। मान लो कि किसी व्यक्ति की जलकर मृत्यु हुई है, और जब कोई व्यक्ति उस घर में घुसा जहां पर व्यक्ति जला था, तो उसको एलपीजी की स्मेल आई जब गेट खुला उसने। तो जो उसने अपनी नाक से सूंघा, जो एलपीजी की स्मेल उसको महसूस हुई, उस व्यक्ति ने जो ये महसूस किया है कि हाँ, वहां पर एलपीजी की स्मेल आ रही थी, ये एक फैक्ट होगा और उस केस में गवाह होगा जिस केस में इसने कुछ नहीं देखा लेकिन डेथ हुई है जलने के कारण। तो इस तरीके से जो हमारी सेंसेस होती हैं, कुछ भी महसूस किया है तो वो फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो ये हुई स्टेट ऑफ थिंग, वस्तु की अवस्था। अब तीसरा इसमें एक्सप्रेशन यूज हुआ था रिलेशन ऑफ थिंग्स। रिलेशन ऑफ थिंग्स को कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति मूवी देखने जाता है, मूवी चल रही है सिनेमा में। तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप बाहर से सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं जहां पर मूवी चल रही होती है, सीट लगी होती है, तो वहां अंधेरा होता है। जब बाहर से आप अंदर जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे चेक करके आप देखते हैं कि कहां पर सीट है जो आपके पैर में चोट ना लग जाए। तो आप क्या पाते हैं कि यहां से सीट शुरू होती हैं, तो आप धीरे धीरे देखते हुए जाते हैं कि इस पे कोई बैठा है, फिर अगली पे जाते हैं कोई बैठा है, तीसरी पे जाते हैं हाँ ये खाली है, इस पे आप बैठ गए। तो आपने ये क्या देखा? यहां पर दो बातें देखी कि एक तो आपने टच करके देखा कि कोई वहां पर बैठा है या वहां पर चेयर्स हैं, और दूसरा आपने देखा कि चेयर्स लगातार थी, बीच में कोई गैप नहीं था, और पहली और दूसरी चेयर पर कोई बैठा हुआ था, तीसरी खाली थी। तो ये क्या देखा आपने? जो थिंग्स हैं उनमें रिलेशन क्या है, आपस में संबंध क्या है, कि लगातार लगी हुई हैं या बीच में गैप दे दे के कुर्सियां रखी हुई हैं, या हर तीसरी कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा है। ये सब क्या है? ये रिलेशन है थिंग्स का। तो ये जो रिलेशन है, थिंग्स का होना अलग चीज है, जो थिंग्स के बीच में जो रिलेशन था, संबंध था, वो संबंध भी अपने आप में एक फैक्ट कहलाएगा। वस्तु ही नहीं, वस्तु की अवस्था भी और वस्तुओं का संबंध भी अपने आप में फैक्ट कहलाएगा। अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए, यहां पर लिखा गया देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। कुछ वस्तुएं हैं वो एक निश्चित क्रम में रखी गई हैं, निश्चित प्लेस पर रखी गई हैं, तो ये निश्चित क्रम और निश्चित प्लेस भी एक फैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पर तीन ही बातें लिखी गई थी, यानी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों बातें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन आपने इन सभी में एक कॉमन बात देखी होगी कि कहीं ना कहीं इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक रूप में कहीं ना कहीं ये मौजूद हैं फैक्ट्स। क्योंकि ये भौतिक रूप में मौजूद हैं ये सारे फैक्ट्स, इसीलिए इन फैक्ट्स को
फिजिकल फैक्ट की कैटेगरी में लिखा जाता है। भौतिक तथ्य तो एक प्रकार का, हम साथ के साथ इनके प्रकार भी देखते रहेंगे। तो एक प्रकार हुआ तथ्यों का भौतिक तथ्य, फिजिकल तथ्य। और डेफिनेशन में कहां मिलते हैं देखने को आपको, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसकी क्लॉज F और उसकी सब क्लॉज 1 में जो फैक्ट्स लिखे हैं ये सभी फैक्ट्स भौतिक तथ्य की कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल फैक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लॉज F की सब क्लॉज 1 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 में देखिए लिखा गया, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसका मतलब कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं भी आप जॉब करते हैं, कहीं आप पढ़ाई करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि टीचर जो आए क्लास में, आए तो पढ़ाने ही, लेकिन कभी कभी तो उनका मूड बड़ा अच्छा होता है, हंस के बात कर रहे होते हैं, और कभी कभी उनका मूड बड़ा खराब होता है, वो बड़े गुस्से में पढ़ा रहे हैं। तो जो वो स्थिति है मन की, टीचर साहब के मन की जो स्थिति है उसको आप पहचान जाते हैं। हालांकि अगर मान लो कि वो नॉर्मल बिहेव करें, बेशक अपने घर से झगड़ा करके आए हों या कहीं से बड़े खुश होके आए हों, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो आप पता ही नहीं चला पाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप अपनी इंद्री से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फैक्ट है, अभी तक माइंड में ही है, और इसको केवल वही व्यक्ति बता सकता है अभी तक जिसके माइंड में ये फैक्ट, ये बातें चल रही हैं। लेकिन हमें किसी दूसरे व्यक्ति से बतानी होती है यही बातें, तो दूसरा व्यक्ति कब बता पाएगा, उसको भान कब होगा किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी की मानसिक दशा कैसी है, इसका ज्ञान कैसे होगा किसी व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति जिसकी मानसिक दशा को चेक करना है वो उस दशा को जब एक्सप्रेस करेगा, उसको कुछ ऐसे अपने हाव भाव बनाएगा, अपनी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसके थ्रू पता चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही गुस्से में पढ़ा रहे हैं टीचर, तो आप समझ जाएंगे कि इनके माइंड में कहीं ना कहीं एंगर है, गुस्सा है, और जब मजे में पढ़ा रहे होते हैं, हंस हंस के पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ आज टीचर साहब हमारे खुश हैं, हैप्पी हैं। तो मेंटल कंडीशन को तभी पता लगाया जा सकता है जब सामने वाला एक्सप्रेस करेगा। तो जैसे ही उन्होंने एक्सप्रेस किया, तो वो जो एक्सप्रेशन देखा गया वो तो आंख से देखा गया, लेकिन उस एक्सप्रेशन को वो एंगर है, वो हैप्पी है, या वो नॉर्मल है व्यक्ति, ये किससे अंदाजा लगाया गया? देखा आंखों से गया, बट अंदाजा माइंड से लगाया गया। अगर हमारा माइंड ठीक ना हो तो देखने के बावजूद भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, जबकि वो एक्सप्रेस भी कर रहा होगा। तो वो जो दूसरा फैक्ट है जो सब क्लॉज 2 में लिखा गया, इसीलिए उस फैक्ट को कहा जाता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, मनोवैज्ञानिक फैक्ट। मैं साथ के साथ काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स भी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए हैं? यस, लिखे गए। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इनको देखिए, मेंटल कंडीशंस कहां कहां लिखी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो आप जाइए सेक्शन 12 ऑफ बीएसए पढ़िए, जो सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करती थी, और वहां पर बहुत सारी मेंटल कंडीशंस लिखी गई है, और उन मेंटल कंडीशंस के रिगार्डिंग एविडेंस दी जा सकती है। और वो फैक्ट, वो मेंटल कंडीशंस क्योंकि फैक्ट हैं, इसलिए उनको रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 बीएसए तक सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट बताए गए हैं, साथ में कहीं कहीं इररेलेवेंट भी बताए गए हैं। तो ये सेक्शन 12 इन्हीं सेक्शन के बीच में आती है। तो वो मेंटल कंडीशंस फैक्ट हैं और रेलेवेंट फैक्ट भी हैं, इसलिए यहां पर वो लिखे गए हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए, हेडिंग देख लीजिए एक बार, सेक्शन 12 क्या कहता है। फैक्ट्स
showing the existence of state of mind, ऐसे फैक्ट जो मेंटल कंडीशन को, मानसिक स्थिति को दर्शाते हो, दिखाते हो, वो सभी तथ्य रेलेवेंट होंगे और उन्हीं को कहा जाता है कि वो मेंटल कंडीशंस हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं। कौन कौन से हैं वहीं पर लिखे गए हैं सेक्शन 12 में। इंटेंशन, आशय बताना हो, नॉलेज, किसी का ज्ञान बताना हो, गुड फेथ, किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट गुड फेथ में किया, सद्भावना पूर्वक किया या किस तरीके से किया, नेग्लिजेंस, लापरवाही से किया, रैशनेस, उतावलेपन में किया, इल विल, गलत इच्छा है किसी की तरफ, गलत भावना है, गुडविल, अच्छी भावना है किसी की तरफ। ये सारे वर्ड्स वहां पर लिखे गए हैं। यही मेंटल कंडीशन है जो फैक्ट्स की डेफिनेशन क्लॉज एफ में सब क्लॉज 2 में बातें बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यही बातें कंप्लीट कर देती हैं उस क्लॉज को, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हेटर्ड हो गया, एडोरिंग हो गया, लव हो गया, एनिमिटी हो गया, शत्रुता, प्यार, ये सब बातें दिखता है ना जब किसी माइंड से रिफ्लेक्ट होती है ये बातें, और उनको जब कोई व्यक्ति महसूस कर लेता है कि हाँ ये इस मेंटल स्टेटस में है, तो वो जो व्यक्ति ने महसूस किया कि ये किस मेंटल स्टेटस में है, वो महसूस किया जाना वो फैक्ट की कैटेगरी में आएगा और वो साइकोलॉजिकल फैक्ट कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये मेंटल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट और फैक्ट आपको समझ आ गया होगा। जब आंसर लिखेंगे तो आपको कितनी बातें याद होनी चाहिए? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, परसीव्ड बाय सेंसेस, वो सब फैक्ट कहलाएंगे और ये सारे फैक्ट फिजिकल फैक्ट कहलाएंगे। और क्लॉज 2 में एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मानसिक स्थिति जिसके बारे में किसी व्यक्ति को ज्ञान हो तो वो भी फैक्ट कहलाएगा, बट वो फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो फिजिकल फैक्ट नहीं। अभी सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपसे बात करी थी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और नॉन एग्जिस्टेंस, अनअस्तित्व। तो इसके आधार पर फैक्ट को फर्दर 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और वो क्लासिफिकेशन होता है पॉजिटिव फैक्ट एंड नेगेटिव फैक्ट। ये आप नोट करते रहिएगा, आपको आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। अगर देखिए किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, ये कहा जाए कि ये जो डेथ करी है एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की, ये इंटेंशनली करी है, जानबूझकर डेथ करी है, इसलिए ये मर्डर की कैटेगरी में आएगा। यानी यहां पर हम इंटेंशन की एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो अगर किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस हो तो उस फैक्ट को कहा जाता है पॉजिटिव फैक्ट, और अगर किसी फैक्ट की, जो फैक्ट पहले बताए गए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, तो उसको कहा जाता है नेगेटिव फैक्ट। और एक बात ध्यान रखिए आप कि कानून में पॉजिटिव फैक्ट को, एग्जिस्टिंग को, फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना आसान होता है और फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस को, अनअस्तित्व को प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सेक्शन है, सेक्शन 109, जो 106 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, और उसका हेडिंग है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज। जैसे कि अब यहां पर जो हस्बैंड है जिसने अपनी वाइफ की डेथ की, तो डेथ तो हो गई है, क्या वो डेथ इंटेंशनल डेथ थी, जानबूझ के की गई थी, तभी वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा डेथ होने के बावजूद। तो यहां पर इसकी इंटेंशन एग्जिस्टेंस में थी, ये अगर प्रूव कर दिया गया है किसी फैक्ट से, किसी भी सर्कमस्टांसेस से, तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव फैक्ट है। तो ये कहा जाता है, एक बार अगर प्रोसिक्यूशन ने उसकी इंटेंशन को प्रूव कर दिया, तो अब उस हस्बैंड से कहा जाएगा कि अब आप प्रूव करिए कि आपकी इंटेंशन का अस्तित्व नहीं था, आपकी इंटेंशन नॉन एग्जिस्टेंस थी, आपकी इंटेंशन की नॉन एग्जिस्टेंस थी, आप प्रूव करिए। अब इस नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए
कानून ने एक सेक्शन बनाई 109 बीएसए, और इसके लिए इलस्ट्रेशन भी दिया है इसी सेक्शन में। जैसे कि बहुत सारे लोग ना एक चुटकुला सुनाते हैं, ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी विदाउट टिकट सफर कर रहा था, पुरानी टिकट थी उसके पास, और जब टीटी आया वो टिकट चेक करने, तो उसने उस पर पानी लगाया, थूक लगाया, इस तरीके से बताते हैं लोग, डेट उसकी खराब करके बोला कि भैया ये तो खराब हो गई है, ये टिकट है मेरे पास। ऐसा चुटकुला आप लोगों ने सुना होगा। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई व्यक्ति विदाउट टिकट ट्रेन में सफर कर रहा है और वो टीटी ने पकड़ दिया, जैसे कि यहां पे देख लिया कि अब जो पर्सन है उसने जो टिकट दी वो टिकट ना होने के बराबर है, उस पर डेट ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस व्यक्ति ने टिकट खरीदी थी, इसकी एग्जिस्टेंस की टिकट उसने खरीदी थी, ये उसी को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल नॉलेज है कि ये उसने टिकट खरीदी थी। या फिर ये हस्बैंड ने इंटेंशनली नहीं मारा है, अगर एक बार प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि इंटेंशनली मारा है, इंटेंशनली डेथ की है, तो फिर हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं जी मेरी इंटेंशन नहीं थी, और ये इंटेंशन नहीं थी उसकी अगर स्पेशल नॉलेज है तो वो फिर उसी को प्रूव करना पड़ेगा जिसकी स्पेशल नॉलेज है। एक और टाइप का मैं क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं फैक्ट्स का। फैक्ट्स हो सकते हैं प्राइमरी फैक्ट्स एंड सेकेंडरी फैक्ट्स। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, नॉट एविडेंस, साक्ष्य की नहीं। तो कौन से हो सकते हैं प्राइमरी तथ्य और सेकेंडरी तथ्य? देखिए सेकेंडरी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है, तब कोई एक तथ्य क्रिएट होता है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी। और प्राइमरी क्या है? प्राइमरी वही बातें जो क्लॉज एफ उसकी सब क्लॉज 1 में लिखी या सब क्लॉज 2 में लिखी है, वो सब प्राइमरी फैक्ट कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कि एक हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ की कॉफी में जहर मिला दिया है, और जब ये जहर मिलाया कॉफी में वाइफ की, तो वाइफ की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लग गए मर्डर के। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट कोर्ट में पहुंच गई, और ये प्रूव हो गया कि ये वाइफ ने जो कॉफी चाय पी थी इसके अंदर जहर था, ये प्रूव हो गया। और ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है कि हस्बैंड के द्वारा ही इसमें ये जहर मिल गया था। तो ये तो पहला फैक्ट है कि हस्बैंड ने ही जहर वाइफ की कॉफी में या चाय में मिलाया था। ये हो गया प्राइमरी फैक्ट। किसी व्यक्ति ने देखा कि वो वाइफ की कॉफी में कुछ डाल रहा है, तो जो वो देखा डालते हुए, ये एक प्राइमरी फैक्ट हो गया। बट क्या ये इंटेंशनली उसने जहर डाला था वाइफ की कॉफी में? उसको मारने के लिए इंटेंशनली ये जहर मिलाया था क्या उसकी कॉफी में? अगर ये प्रूव होता है कि हाँ इस हस्बैंड ने इस वाइफ की कॉफी में इंटेंशनली मारने की इंटेंशन से ही कॉफी में जहर मिलाया था, तब यही डेथ मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेथ का होना प्राइमरी फैक्ट है, लेकिन वही डेथ मर्डर थी क्या, ये सेकेंडरी फैक्ट। कि डेथ से और दूसरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के थ्रू ये कंक्लूड किया गया कि वो जो डेथ हुई थी वो मर्डर की कैटेगरी में थी। मर्डर अपने आप में कोई प्राइमरी फैक्ट नहीं है, वो सेकेंडरी है कि प्राइमरी से ही इन्फ्रेंस ड्रॉ किया गया है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन था प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्ट का। तो कुल मिलाकर अगर मैं अब चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं कि फैक्ट कितने टाइप का होता है, क्या क्लासिफिकेशन है फैक्ट्स का, तो देखिए फैक्ट्स की डेफिनेशन आप जान ही चुके हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल और साइकोलॉजिकल, भौतिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक तथ्य। और दूसरा क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव फैक्ट्स और नेगेटिव फैक्ट्स। जहां पर किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव फैक्ट, जहां पर किसी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस होती है वो नेगेटिव फैक्ट। और तीसरा जो हमारा फिजिकल फैक्ट है
ये कहीं ना कहीं बाहर होता है, व्यक्ति के शरीर में नहीं होता है, वो एक्सटर्नल फैक्ट की कैटेगरी में भी आता है। और जो अपना साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये इंटरनल होता है, ये किसी व्यक्ति के अंदर होता है, उसके मन में होता है। बस जैसे ही उसने एक्सप्रेस किया तो किसी व्यक्ति ने समझ लिया और समझ के बता दिया, देन वो इंटरनल फैक्ट बन गया। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट को इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं। और एक और क्लासिफिकेशन अभी मैंने दिखाया ही था, प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्ट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फैक्ट के ऊपर जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लिखकर आएंगे। तो आज की वीडियो में फैक्ट क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, विद एग्जांपल हमने देखा। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होंगे। फैक्ट्स इन इशू मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और जब हम रेलेवेंट फैक्ट पढ़ लेंगे देन फिर हम पांचवा वर्ड एविडेंस, उसके बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे इसी तरीके से एक एक सेक्शन पढ़ते हुए उसमें क्या वर्ड यूज हुए, उनके क्या मीनिंग है, उनका क्या रिलेशन है किसके साथ में, वो सारी सेक्शंस हम पढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि फैक्ट्स की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, आंसर में आएगा तो आप सही आंसर भी करके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।